गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, यानी कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। यानी कि आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास है समरूप आकृतियां, यानी कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। यानी कि जो हमारे पास में दो समरूप आकृतियां होती है ना, उनके आकार एक जैसे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो साइज में एक बराबर हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों वृत्त एक जैसे हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि जरूरी नहीं कि उनके साइज बराबर हो, आमाप बराबर हो, बट एक जैसे हो आकार में, यानी कि दिखने में एक जैसे हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये एक छोटा त्रिभुज है और ये एक बड़ा त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज है। यानी कि आप कहोगे सर इन दोनों आकृतियों के आकार यानी कि दिखने में एक जैसी है, इसलिए ये आकृतियां कैसे हमारी समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स है। क्लियर सभी को? ठीक है। यस सर। देखिए, अब हमारा जो सिलेबस है वो है त्रिभुज के ऊपर। जो हमारा सिलेबस है वो है त्रिभुज के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता की, कि कब कब त्रिभुज समरूप होते हैं, कब कब त्रिभुज एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला केस ये है कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब आपके पास में एक नया वर्ड आ गया अनुपात और एक नया वर्ड आ गया समानुपात। मान लेते हैं, देखिए आपके पास में मान लेते हैं कि दीपक के पास में 10 रुपए और खुशी के पास में 15 रुपए। अगर अनुपात निकालें तो 2 से काटा 5, सॉरी 5 से काटा 2 और 5 से काटा 3। तो दीपक और खुशी के पास में जो रुपए हैं उनका अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है। ऐसे हमारे पास में जसवंत है और तनुज है। जसवंत के पास में मान लेते हैं 20 रुपए और तनुज के पास में मान लेते हैं 30 रुपए। तो इनका भी अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, दीपक और खुशी का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, जसवंत और तनुज के अनुपात के। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तब हम उनको बोलते हैं समानुपात। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक सेकंड। देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारे पास में कब कब दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। जैसे कि हमारे पास में एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर। ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो पी क्यू भुजा है वो कितने हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ पर बी सी 3 सेंटीमीटर है और जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ए सी 4 सेंटीमीटर है और पी आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखो आप देख पाओगे 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। बच्चे ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा? आप कहोगे सर ए बी 2 है, पी क्यू 4 है, सर 1/2 आएगा। सर ये अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर का, क्योंकि बीसी कितनी है 3, क्यू आर कितनी है 6। सर ये अनुपात भी 1/2 है और सर ये बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, क्योंकि ये कितनी है 4 और ये कितनी है 8। तो ये भी कितना आ गया 1/2। अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है और जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में, तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कि जो त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। और किससे होगा, आप लिख सकते हो इसको, समरूपता का कौन सा प्रतिबंध लगेगा इसमें। आप कहोगे सर इसमें एस 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 प्रतिबंध लगेगा समरूपता का। क्लियर सभी को? ठीक यस है। सर। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखना। देखो जब हम लोग दो त्रिभुजों को लिखते हैं ना, ये एक तो ये याद रखो, ये समरूप का चिन्ह है। किसका? ये सिमिलरिटी, यानी कि समरूपता को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है। समरूपता का चिन्ह है। और दूसरा क्या याद रखना है, देखो त्रिभुज का नाम इसके अंदर बहुत अहमियत रखता है। कैसे रखता है? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा अगर आपने ए बी लिए तो ए बी के संगत क्यू आर है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ए बी के संगत तो पी क्यू है। तो यहाँ पर नाम पी क्यू आना चाहिए। ठीक है। क्लियर सभी को? बाकी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए आगे। देखिए, अब आप कहोगे सर हमारे पास में समरूपता का दूसरा प्रतिबंध क्या है। एक तो पता लग गया कि सर दो त्रिभुज जब जब समरूप हो सकते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। सर दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर हो। सर इसका क्या मतलब है,
कि सर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। आपने कहा सर जो कोण A है वो कोण P के बराबर है, जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है, और जो कोण C है वो कोण R के बराबर है। अगर ऐसा होता है, अगर संगत कोण बराबर होते हैं, तो आप कहोगे सर ये जो हमारे पास में त्रिभुज है ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब ये नाम PQR क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो बच्चे PQR क्यों लिखा, क्योंकि A के जैसा कौन है, A के जैसा P है, तो अगर A पहले स्थान पर है तो P पहले स्थान पर होगा। B के जैसा कौन है, B के जैसा Q है, तो B अगर दूसरे स्थान पर है तो Q भी दूसरे स्थान पर ही है। क्लियर सभी को? इसको बोलते हैं हम संगत। ठीक है। और अब आप लोगों को याद रखना होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ पे समरूपता का कौन सा प्रतिबंध लगा होगा? आप कहोगे सर ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, और एंगल को बोलते हैं कोण 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 प्रतिबंध। क्लियर सभी को? और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे कि आपने कहा सर जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के साथ में बाय AA प्रतिबंध, तो आप कहोगे सर इनका जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। सर जो AB का अनुपात होगा PQ के साथ में बराबर होगा जो BC का अनुपात होगा QR के साथ में, और बराबर होगा जो AC का अनुपात होगा PR के साथ में। क्लियर? जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे फिर से दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। मान लेते हैं जो कोण A है इस बार वो कोण R के बराबर है, जो कोण B है वो कोण P के बराबर है, और जो कोण C है वो कोण Q के बराबर है। तो अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज A के जैसा कोण R, B के जैसा कोण P, C के जैसा कोण Q। तो आप लिखोगे जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज RPQ के। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस यस सर। सर। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? हाँ सर। ठीक है। तो यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो ये देखिए, यानी कि आपने कहा कि सर जो हमारे पास में त्रिभुज होगा ABC वो समरूप होगा त्रिभुज RPQ के। और आप लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB का अनुपात RP के साथ में बराबर होगा BC का अनुपात PQ के साथ में बराबर होगा AC का अनुपात RQ के साथ में। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब यस जैसे सर। जैसे कि यहाँ पर आपको आकृति दिखाई गई है, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आप कहोगे हाँ सर ये दोनों त्रिभुज समरूप पक्का होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप कहोगे सर कोण A 75 डिग्री है, सर यहाँ पर 75 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री है, सर यहाँ पर ये 45 डिग्री है। अब सर जो भी बचिया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वही होता है कि नहीं होता है? तो इन दोनों को Yes, sir. जोड़ने कितना आ गया, 120, बचा कितना, 60। ये अपने आप ही 60 आ गया, कि नहीं आ गया? तो आप कहोगे Yes, sir. सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है बाय ए प्रतिबंध। क्लियर सभी को? Yes, sir. अब नाम कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सर जो त्रिभुज है हमारे पास में ABC वो समरूप है त्रिभुज। बच्चे एक त्रिभुज का नाम तो आप कैसे भी लिख लो, जैसे भी आपका मन करे, बट दूसरा इसके संगत लिखेंगे। भाई ए का जैसा कौन? आप कहोगे सर ए के Paul, जैसा sir. क्यों। बी के जैसा कौन? आप कहोगे सर बी के जैसा पी, और Please, सी sir. के जैसा कौन? सी के जैसा आर। R. क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब हमारे पास में त्रिभुज की समरूपता का तीसरा प्रतिबंध है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इसका क्या मतलब है? हमारे पास में दो त्रिभुज है, अगर कोण ए कोण पी के बराबर आ जाए और कोण ए को बनाने वाली भुजा ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर हो ए सी का अनुपात पी आर के साथ में, यानी कि अगर कोण ए कोण पी के बराबर है और ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में वही है जो कि ए सी का अनुपात पी आर के साथ में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से प्रतिबंध से? आप कहोगे सर एक तो ये है ए और बाकी ये है एस एस, तो हम लोग लिख देंगे एस ए एस प्रतिबंध से। क्लियर सभी को? यानी कि जो Yes, हमारे sir. पास में त्रिभुज होते हैं
वो या तो एस 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 प्रतिबंध से समरूप हो सकते हैं, या फिर ए, या फिर आप इसे ए प्रतिबंध भी बोल सकते हो, और या फिर आपके पास में एस ए एस प्रतिबंध है। क्लियर सभी को? यानी कि दो त्रिभुज कब कब Yes, हमारे समरूप हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, ठीक है, और कह दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये पहले से ही क्या है, समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे कि सर जो हमारे पास में कोण ए होगा वो कोण पी के बराबर होगा, जो सर कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, जो कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। और संगत भुजाओं का अनुपात, भाई ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा, बीसी का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर होगा, एसी का अनुपात पी आर के साथ में। यार क्लियर? के। यहां तक क्लियर सभी को सारी चीजें? यस सर। यस सर। तो अब आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली है? आप लोगों ने सीख लिया है कि दो त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं। सर अगर एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज है, सर अगर इनकी सभी भुजाएं अनुपात में हो, उनका अनुपात सेम हो, जैसे कि यहाँ 2 लिखा है तो 2 का 2 गुना यहाँ 10 2 का 5 गुना है 10 लिखा है। यहाँ मान लो 3 लिखा है, यहाँ 3 का 5 गुना 15 लिखा है, और यहाँ मान लो 4 लिखा है, और यहाँ 4 का 5 गुना 20 लिखा है। तो आप कह दोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब हम आपके सामने एनसीईआरटी की बुक प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन चली गई होगी और अब हम आपके सामने एनसीईआरटी की बुक क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक से कुछ चीजें सीखेंगे। देखो एनसीईआरटी की बुक में जो चीजें जरूरी है हम वो जरूरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास में एक एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है, 6.1। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये एक्सरसाइज है हमारे पास में 6.1। यहाँ पर लिखा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से, यानी कि यहाँ कोष्टक में यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सभी व्रत डैश होते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो सर्वांग सम और एक है समरूप। तो इनमें से बताओ कौन सा सही होगा, बताइए। समरूप सर। समरूप, वेरी गुड खुशी। देखिए आप कहोगे सर दो सभी व्रत क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को और क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे अच्छे। चलिए पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप सर्वांग सम। समरूप सर। समरूप, आप कहोगे सर सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, बताइए कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु, समबाहु सर। ठीक है, आप कहोगे सर सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि बहुभुज जिसके अंदर 6 भुजाएं हो सकती हैं, 8 भुजाएं हो सकती हैं, 10 भुजाएं हो सकती हैं, पर आपके पास में दोनों आकृति ऐसी उनके अंदर समान भुजाएं हैं। क्या है? समान संख्या वाले। तो यानी कि उनके अंदर समान भुजाएं। आपके पास में दो आकृति, दोनों के अंदर 12 भुजाएं, दो आकृति दोनों के अंदर 12 भुजाएं हैं। तो आपको बताना है कि यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो या समानुपाती हो। समानुपाती सर। नहीं नहीं बच्चे, कोण हमेशा देखना, कोण के बारे में याद रखना। हाँ, कोण के बारे में हमेशा याद रखना कि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है सर। हाँ जी बच्चे बोलिए। सर आपने शनिवार की क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे नहीं भेजी ना? हाँ, ग्रुप पे रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, सीट पर अपडेट नहीं थी, हम भेज देंगे रिकॉर्डिंग। अभी माइक बंद करेंगे तनुज 1 सेकंड के लिए। चलिए अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभिमन्यु सर इतना आप वो कर सकते हो? सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है, जो भी यहाँ पे हैं, तनुज हैं, खुशी है, दीपक गिरी हैं और सुमन जांगड़ा के नाम से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। ये अभी आपकी जो क्लास चल रही थी ना, वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के, जो चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं उसकी रिवीजन क्लासेस चल रही थी।
तो अभी आपकी आज की लास्ट रिवीजन क्लासेज है, और कल से मतलब कि आपकी जैसे अगली क्लास लगने वाली थी गुरुवार को, है ना, वीरवार को लगती, फिर शनिवार को लगती, तो क्लास आपकी अब नहीं लगेगी। आपकी अब अगली क्लास 11 अक्टूबर को लगेगी, है ना, 11 अक्टूबर या 13 अक्टूबर को लगेगी। और फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा ग्रुप में, और फिर फोन करके भी, है ना। ठीक है सर, बाकी हम बोल देते हैं एक बार। देखिए, आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 30 सितंबर से, ठीक है। और आज आपके पास में डेट कितनी है, 27 सितंबर। तो अब आपकी जो क्लास होती 29 सितंबर को, वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 30 सितंबर से। तो आपको एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अब आपको छुट्टियां मिल जाएंगी कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, ताकि आप अपने एग्जाम्स को काफी अच्छे से देकर आए, ठीक है। तो अब आपकी 29 सितंबर की जो क्लास है, वो क्लास आपकी नहीं होगी। अब आपकी क्लास कब होगी? अब आपकी क्लास या तो होगी 11 अक्टूबर को, और या फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी 13 अक्टूबर से। या तो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी या 13 अक्टूबर से, जिस भी डेट में स्टार्ट हो रही होगी वो आपको ग्रुप पर मैसेज कर दिया जाएगा। और देखो, अगर 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही होगी ना, तो 11 अक्टूबर को ही मैसेज आएगा। और अगर 13 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही होगी, तो आपको बता दिया जाएगा कॉल करके, फोन करके, कि अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी 13 अक्टूबर से या फिर 11 अक्टूबर से, ठीक है। आपको फोन भी कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कॉल भी कर दिया जाएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी कर दिया जाएगा। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है बच्चे, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है ना सभी बच्चों को, इस वाले सवाल तक? बताइए एक बार। सर। ठीक है, तो अब हम बाकी के सवाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सर हाँ तनुज। चलिए, तो अब हम बाकी के सवाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के, हम मेन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है दीपक, अगर फोन की बैटरी लो है तो बच्चे आप लीव कर सकते हो क्लास को, बाकी आप चार्ज करके देख लेना, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे अब आपको सारी की सारी। देखिए, हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये रही एक्सरसाइज 6.4। देखो, 6.4 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक थ्योरम लिखी हुई है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या है, यानी कि प्रमेय क्या है हमारे पास। देखो, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रमेय को काट कर ले चलते हैं आगे, और आपको वहां पर इस चीज को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास में दो त्रिभुज हैं, तो आपने पहले दो त्रिभुज बना लिए। एक ये त्रिभुज है हमारे पास में ABC, नाम अभी लिख देंगे, और एक ये दूसरा त्रिभुज है हमारे पास में PQR। ये दूसरा त्रिभुज हमारे पास में क्या है, PQR है, ठीक है। मान लेते हैं ये नाम हमने लिखा इसका ABC, ABC, और ये लिखा हमने PQR। और ये कह दिया गया कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, यानी कि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप क्या कहोगे, इसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हमने एरिया लिखा है, बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी कि इन दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो बराबर होगा किसका, आपने लिखा सर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, बराबर होगा BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, बराबर होगा AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। क्लियर सभी को? ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि अगर दो त्रिभुज के, अगर हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो
कि ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर है बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर है ए सी बटे पी आर का वर्ग। क्लियर सभी को? चलिए, ये हो गया हमारे पास में कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं। आपको याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर समरूप नहीं दे रखे हैं तो पहले आप उन्हें समरूप प्रूव कर लो। ठीक है, चलिए दूसरी हमें एक चीज और याद रखनी है बच्चे। क्या याद रखना है? अगर आपको त्रिभुज दे दिया जाए, अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। गुणा ऊंचाई सर। ठीक है, अब देखो आधार कुछ भी हो सकता है। अगर आपने आधार इसको ले लिया, इसको ले लिया सर, अगर आपने आधार इसको ले लिया सर एक वो s माइनस एस बी एस माइनस सी। बच्चे 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 प्लीज, तनुज, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, और इसका मतलब ये तो नहीं कि क्लास के अंदर डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आपने कहा कि सर हो सकता है कि आधार हमारा कौन बन जाए? बीसी बन जाए। अगर आपने बीसी को आधार लिया तो बच्चे ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने एसी को आधार लिया, अगर आपने एसी को आधार लिया तो आपको ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी। और अगर आपने आधार ए बी को लिया तो बच्चे आपको ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप आधार को बदलोगे तो उसकी ऊंचाई बदल जाएगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अब आगे देखिए हमें क्या चीज दी गई है इसके अंदर। आगे हमारे बारे में, हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस के जरिए सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो आपने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, आपने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, और कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो अगर दिया गया है तो हम कहेंगे कि सर इसका पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये त्रिभुज था हमारे पास में ए बी सी और ये डी ई एफ के समरूप था। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि इनका क्षेत्रफल क्रम से, इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ यानी कि जो ई एफ है इसका मान हमें दिया गया 15.4 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया कि बताइए बीसी का मान कितना होगा। अभी आप लोगों ने सीखा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर तो दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, दिया हुआ है हमें। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा त्रिभुज ए बी सी का अपॉन जो एरिया होगा त्रिभुज डी ई एफ का, वो किसके बराबर होगा? हम लिख सकते हैं ना उसको, ई एफ का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। बताइए, लिख सकते हैं ना भाई? ये रहा हमारे पास में बी सी और ये रहा हमारे पास में ई एफ, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आपने उनमें से एक अनुपात लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप इनकी वैल्यू डाल दोगे। जैसे कि हमें दे रखा है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो बच्चे 64 है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 121 है। यहाँ पर ई एफ कितना है सर? 15.4 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा यहाँ पर 15.4, और सर यहाँ पर बीसी हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर लिखा सर हमने बीसी का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा 15.4 का स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप इसको लिख सकते हो 8 का स्क्वायर। क्लियर सभी को? आप इसे लिखोगे 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आप इसे लिखोगे 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसे आप लिखोगे 11 का स्क्वायर, और ये 15.4 का स्क्वायर, और ये BC का स्क्वायर। अब आपको सारे में स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो आप अभी सारे में क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे, यानी कि वर्गमूल लेने पर।
जब आप वर्गमूल लोगे तो बच्चे क्या होगा, आप इसे तोड़कर लिख दोगे, यानी कि वर्गमूल लेने पर ये 8 का वर्ग था वर्गमूल लिया, सर ये 11 का वर्ग था वर्गमूल लिया, बराबर सर ये 15.4 का, बच्चे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं वरना तो एक जैसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हमने लिखा कि बच्चे ये कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये 8 का स्क्वायर था इसका वर्गमूल ले लिया, सर ये 11 का स्क्वायर था इसका वर्गमूल ले लिया, सर ये 15.4 का स्क्वायर था इसका वर्गमूल ले लिया, और सर ये BC का स्क्वायर था इसका वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर आप लोग जानते हैं वर्ग कट जाता है, यानी कि यहाँ तो बचेगा 8/11 बराबर है 15.4 बटे BC के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 BC का मान कितना आ जाएगा 15.4 बटे 11, और BC का मान कितना आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया इसके अंदर, क्या 8 121 यानी कि 11 सॉरी 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 आप लोग ध्यान से देखना एक बार, देखिए थोड़ा सा गलत ये हो गया है, यहाँ पर वैल्यू गलत डाल दी गई है, इसको देखिए ध्यान से। आप लिखोगे यहाँ पर कि सर जो एरिया होगा त्रिभुज ABC का अपॉन जो एरिया होगा त्रिभुज DEF का, वो बराबर होगा BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, और बच्चे EF की वैल्यू कितनी है 15.4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये BC का स्क्वायर रहेगा, यानी कि ऊपर नीचे हो गई थी चीजें, ठीक है। चलिए अब आपको क्लियर है भाई, इसका मान कितना है, आप कहोगे सर इसका मान है हमारे पास में 64, सर इसका मान है 121, सर ये लिखा है BC का स्क्वायर, और सर ये लिखा है हमारे पास है 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सभी को इसको क्या कर लोगे, आप इन सभी को स्क्वायर के जैसा बना लोगे। स्क्वायर के जैसा कैसा सर, स्क्वायर के जैसे का मतलब है कि आप इसे लिखोगे 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर, और ये 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर कट जाएंगे, 8/11 बराबर BC बटे 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, BC बराबर 15.4 गुणा 8/11, इतना क्लियर सभी को बोलिए एक बार भाई, 11 से काटा 11 और ये कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखिए बच्चे आगे हम लोगों को क्या ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। सर एक बार पिछला पेज दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए बच्चे बस। हो गया सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चे, 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ABC और जो BDE है वो दो समबाहु त्रिभुज है, और वो इस प्रकार है कि जो D है ना वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले आप बना लो एक त्रिभुज ABC, आप बना लीजिए सबसे पहले एक त्रिभुज ABC। ठीक है, ये हमारे पास है त्रिभुज ABC। फिर बना है कि एक त्रिभुज है BDE, लेकिन पर जो पॉइंट है D वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसका बराबर है, ठीक है। अब एक त्रिभुज है BDE, कौन सा त्रिभुज है BDE, तो एक त्रिभुज बना लो आप BDE, ये बनाया आपने त्रिभुज BDE, क्लियर सभी को दिख रहा है BDE, बोलिए क्या आप सभी को त्रिभुज BDE दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC का एरिया और इसका अनुपात बताओ त्रिभुज BDE का एरिया का अनुपात बताओ। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज सीखी है, क्या सीखी है
कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बच्चे बताइए क्या त्रिभुज एबीसी और बीडी समरूप है? बोलिए। यस सर। तो आप लिखोगे हाँ सर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। क्यों? क्योंकि आप लोग रीजन लिखोगे कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं तो आप लिखना सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्लियर सभी को? तो ये दोनों समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना होगा हमारे पास में? हमारे पास में होगा वो ए बी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर। अब बस वैल्यू डाल दो भाई। ए बी कितना है? आप कहोगे सर नहीं पता। मान लेते हैं ए बी 4 है, तो बच्चे ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि बी डी हो जाएगा 2। तो आपने लिखा सर 4 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। आपने कहा सर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। सर काट के कितना आ गया? 4:1। क्लियर सभी को? यस सर। अब आपका मन कर रहा होगा सर अगर मैं इसको 6 ले लेता क्या हो जाता? अगर बच्चे आप इसको 6 ले लेते तो सर ये 6 का आधा 3 हो जाता। तो ऊपर आ जाता 6 का वर्ग, नीचे आ जाता 3 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। काट के कितना आ जाता? 4:1। आप कोई भी नंबर ले लो वो काट कर कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। यानी कि जो भुजाएं हैं वो 4:9 के अनुपात में। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि दो दो समरूप त्रिभुज हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है हमारे पास में एक्स वाई जेड और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। ये त्रिभुज है हमारे पास में एक्स वाई जेड और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू आर कहा गया कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? भुजाएं। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और इनकी भुजाएं किस अनुपात में? 4:9 में। यानी कि यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है। अब आप एक काम करो, आप लोग जानते ही हो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर वो भुजाओं के अनुपात के बराबर। यानी कि आपने लिखा सर एक्स वाई का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर सभी को? अब देखो हमसे इसका तो मान पूछा गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। बच्चे क्षेत्रफल का अनुपात तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बस इसको सॉल्व करोगे एक्स वाई का स्क्वायर। बच्चे एक्स वाई कितना है हमारे पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में एक्स वाई का अनुपात है 4:9 और आप क्या कर दोगे? इसका वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16:81। क्लियर सभी को? सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास है 16:81। ठीक है। चलिए और बताइए बच्चे कौन से डाउट थे आपके? खुशी तनुज आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और खुशी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। कोई डाउट नहीं है खुशी का? तनुज आपका कोई डाउट है? तनुज? नो सर। ठीक है। और पारस का आपका कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर इस क्लास को हम लोग इतना ही कर लेते हैं क्योंकि बाकी आगे तो आपकी छुट्टी पड़ी रही है।